नमस्कार, ओम शांति। मैं डॉक्टर मेधावी शुक्ला। आज के हमारे खास कार्यक्रम अतिथि देवो भव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अमित कुमार विश्वास जी। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में मीडिया विभाग के खास असिस्टेंट एडिटर पद पर विराजमान है। आइए जानते हैं आपके ही अनुभव आपके मुखारविंद द्वारा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, आपकी जो मीडिया की जर्नी है, मीडिया के अंदर आपके बहुत सारे हमने अनुभव भी सुने और आपका ये जो काल काफ़ी लंबा रहा, 15 साल का अनुभव आपने जैसा कि बताया हमें, तो आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताइए मीडिया के क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले तो मैं पीसीएस की तैयारी करता था, तो फिर उसके बाद अचानक से मन में आया कि पत्रकारिता का काम किया जाए। तो पहले तो कोई पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में सोचा भी नहीं था कि पत्रकारिता करना है। तो एक मित्र हैं, उन्होंने कहा क्या कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय चलो, वहाँ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई है। हम बाखुशी आ गए। ये बात है 2004 की। 2004-06 में मैं एमए पास एमजे कर लिया। उसकी दौरान मैंने पत्रकारिता के फील्ड में कदम रखना शुरू किया। पहले मैं दैनिक भास्कर में, फिर लोकमत समाचार में, फिर उसके बाद एक इंसाइक्लोपीडिया प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि मीडिया से जुड़े रहना चाहिए, तो फिर मैं पत्रकारिता छोड़ा नहीं और रिपोर्टिंग यदा कदा करता रहा। फिर 2009 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में एडहॉक रोल पे ही पब्लिसिटी ऑफिसर के रूप में कार्य करना शुरू किया। 2009 से 2012 तक मैं पीईडी करते हुए, मैंने 2008 में मैंने पीईडी में इनरोलमेंट हुआ और उसके बाद 2012 में मैं सरकारी सेवा में आ गया बतौर सहायक संपादक के पद पर। सहायक संपादक के रूप में मैं बहुवचन पत्रिका, जो कि हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका है, और लिटरेरी जर्नल है, और एक पुस्तक वार्ता का संपादन कार्य से संबद्ध हो गया। और एक हमने जो काम किया वो hindismay.com है जी, www.hindismay.com। एक मॉरिशस गया था मैं वर्ष 2009 में। वहाँ पे मुझे इस बात का भान हुआ कि हम लोग चाहे जितने भी हिंदी के बारे में बोलते रहें, तो बाहर में बहुत अभाव है पाठ्यक्रमों को। कोई गोदान पढ़ना चाहता, प्रेमचंद का गोदान तो मिलता नहीं है, टेक्स्ट कहाँ मिले। तो हमारे कुलपति जी साथ थे, विभूति नारायण राय जी। तो हम लोग वहीं पर मॉरिशस में ही इस चीज़ का एहसास हुआ कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी की समग्र साहित्य को उपलब्ध कराया जाए जी। फिर माननीय कुलपति जी वर्धा आए। वर्धा में फिर इस पर विचार विमर्श हुआ। फिर उन्होंने जो है hindismay.com, आज जो है hindismay.com में 10 लाख से अधिक पृष्ठों की सामग्री संयोजी जा चुकी है, जो भी कॉपीराइट फ्री है जी। और लगता है क्या कि ये हिंदी के पाठकों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्वे में बैठा हुआ व्यक्ति है, यशपाल पे काम करना चाहता है, उनके समग्र साहित्य को लेकर कुछ काम करना चाहता है, कोई प्रेमचंद को लेकर काम करना चाहता है, कोई फणीश्वरनाथ रेणु जी को लेकर काम करना चाहता है, या जिस भी साहित्यकार को लेकर काम करना चाहता है, एक प्लेटफॉर्म पर अभी भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। और वह काम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने ये काम अपने जिम्मे में उठाया और वो लगातार प्रयास जारी है और उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं जी। तो भाई साहब, जानना चाहेंगे, आपने जिस तरीके से बहुवचन पत्रिका के बारे में बात की, hindismay.com के बारे में बात की, तो इस तरीके की पत्रिकाओं में किस तरह का कंटेंट और इंटेंट को आप समावेश करके उसको प्राथमिकता प्रदान करते हैं? देखिए, बहुवचन है लिटरेरी जर्नल जी। इसमें वैचारिक विमर्श के तौर पे हम जो समाज में जो घटित हो रही घटना है, वो चाहे जिस विधा में भी हम शोषण का प्रतिकार कर सकते हैं, चाहे वो साहित्य की विधा हो,
साहित्य की विधा में, चाहे वो कहानी के रूप में हो, चाहे कविता के रूप में हो, चाहे यात्रा के रूप में हो, चाहे संस्मरण के रूप में हो, चाहे आलोचना के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, वो अगर हमें समाज में कुछ नया देने के लिए कुछ भी रचनाएं हमें हमारे पास आती हैं और उससे लगता है कि समाज से इससे कुछ फायदा हो सकता है, तो उसको मैं जरूर स्थान देता हूं। और ये स्थान देने के लिए, इसका चुनाव करने के लिए हमारे पास पूरी टीम है, संपादकीय मंडल है, संपादकीय मंडल का निर्णय होता है, उसमें हम लोग समीक्षार्थ भेजते हैं कि ये देखिए ये आलेख है, इस आलेख से क्या फायदा हो सकता है, क्या ये समाज के लिए कुछ नया दे पा रहा है क्या, अगर ऐसा कुछ रहता है तो उसको हम उपयोग में लाते हैं, अन्यथा उसको हम कह देते हैं कि ये हम रचना छापने के असमर्थ हैं। जी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पत्रिका के ऊपर आई थिंक पुरजोर दिया जाता है, तो आप ऐसा कहना चाहेंगे? देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, देखिए आज के दिन में आप जो भी पत्रिकाएं पढ़ लीजिए आप, जिसमें आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुवचन में बहुत अस्त्री सामग्री है और दूसरे में खराब सामग्री, ये नहीं है, लेकिन जहाँ तक मानसिक, ये तो पाठकों पे डिपेंड करता है किसमें उसको रस मिलता है। कोई फिल्म को लेकर रसास्वादन करता है, कोई कविता से रसास्वादन करता है, कोई कहानी विधा से कोई करता है, ये तो पाठक पे निर्भर करता है। ये पाठक जो जैसा चाहता है वैसा करता है। जी जी जी। तो भाई साहब, आपने इसमें कभी सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जोड़ने का प्रयास करने की कोशिश की? क्या आपको ऐसा अनुभव होता है कि पाठकों की रुचि इस विषय के अंतर भी संभव होती है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि आध्यात्मिकता के संदर्भ में, मैं जब छात्र जीवन में जब MJ कर रहा था, तो मेरे गुरुजी इंदौर के हैं, प्रोफेसर कमल दीक्षित जी। वो मुझे मीडिया स्टडीज में पढ़ाते थे, और वो मुझे एक बार यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में लेकर आए थे, 2005 की बात है जी। तो उसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ किताबी दुनिया ही नहीं है ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञान के सोर्स कुछ और भी हैं। हम किताबी कीड़ा तो बन जाते हैं, वो किताब हमें हमारे दैनिक उपयोग में क्या फायदा। तो 2005 के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, ये आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, कहते ना कि हैंगओवर हो जाना, अगर हम किताब पढ़ते जा रहे हैं हैंगओवर हो जाते हैं, उससे हम समाज को कुछ नया नहीं दे पाते हैं। जब मैं यहाँ 2005 में आया था, तो उस दौरान मुझे लगा कि सचमुच में बौद्धिक जुगाली से कहीं ज्यादा कि मानसिक रूप से हमें तैयार होना पड़ेगा कि हम समाज को कुछ नया दे पाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आध्यात्मिकता हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि जैसे हम बच्चा को क पढ़ाते हैं, तो वो तो ठीक है, प्राइमरी नीड है, हम ABCD हमको जानना चाहिए, लेकिन जब बाद में कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे समाज में क्या करना है, मुझे पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, मुझे बहन के साथ कैसे व्यवहार करना, मुझे भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, इत्यादि चीजों से जब हम अवगत होते हैं, उसके लिए हमें एक ही सोर्स है, वो आध्यात्मिकता की ओर मुझे ले जाता है, नैतिकता की ओर ले जाता है, हमें सामाजिक मूल्य की ओर ले जाता है, हमें नैतिक मूल्य की तरफ हमें ले उन्मुख करता है। तो भाई साहब, जैसे आपने बताया डॉक्टर कमल दीक्षित जी के संपर्क में आप जिस समय आए, तो हमने उनके बारे में सुना नैतिकता और मूल्यों के प्रति उनका बड़ा रुझान था, और एक पत्रिका नाम है मूल्यानुगत मीडिया नाम से, तो उन्होंने उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल भी किया और बहुत सारे लोगों को उस पत्रिका के द्वारा लाभ भी प्राप्त हुआ। तो आपने उस पत्रिका से जुड़े होकर के बहुत सारे काम भी किए हैं, और हम जानेंगे आपकी जर्नी, जब आप कमल दीक्षित सर के साथ जुड़े तब से लेकर के आपकी अब तक की जर्नी के बारे में आपने इस और निरंतर क्या सीखा, क्या समझा, आपने क्या अनुभव प्राप्त किए? देखिए, मैं बतौर जर्नलिस्ट थोड़ी सी मैं पीछे जा रहा हूँ जी, क्योंकि आपका सवाल बड़ा लंबा है कि मूल्यानुगत मीडिया के संदर्भ में बात करी। मैं जर्नलिस्ट था, तो अखबार का नाम मैं लिए बगैर एक
मोटरसाइकिल कंपनी के खिलाफ मैंने दिन भर परेशान होकर एक रिपोर्ट लिखा। रिपोर्ट लिखा कि जनता परेशान है, त्रस्त है, और बात हो गई कि ये जो फ्रंट पेज के बैनर स्टोरी बनेगी 8 कॉलम की। तो मैं दिन भर और जितनी भी उसमें सामग्री चाहिए थी मैंने अपनी मेहनत से दिन भर काम किया। शाम में पता चला कि हाँ फर्स्ट पेज पे लग रही है। रात में अचानक से 11 बजे फोन आता है कि वो खबर नहीं लग रही है। मैंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा क्या है कि आप कौन सी खबर आप भेजे? मैंने कहा कि अमुक मोटर कंपनी की। तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरा विज्ञापन दाता है, 8 लाख का विज्ञापन कल मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसकी खबर मैं कैसे लगाऊं? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मीडिया में बड़ी पूंजी लगी है तो नैतिकता अनैतिकता का सवाल सब कुछ बौना दिखता है। और जहां तक रही बात, और मैं एक दो उदाहरण देता हूं। जब मैं मीडिया के क्लास में गया, बच्चे से पूछा क्या पढ़ाई करना चाहते हो? कहा मीडिया की पढ़ाई करना। पूछा कि 4th सेमेस्टर का बच्चा, जो बच्चा की 1.5 साल बिता के 4th सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा है, उसको मैंने कहा कि आप दीक्षांत समारोह, आपके विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह होना है, डीसी खबर बनाओ। कहते सर डीसी खबर क्या चीज है? मैंने कहा नहीं, आज तक किसी अध्यापक ने आपको ये नहीं पता है कि डीसी खबर क्या होता है? एक बच्चा से मैंने पूछा मीडिया की पढ़ाई करके क्या करोगे? कहा कि सर मुझे खूब पैसा कमाना है। पैसा कमाना है ये है तो सिर्फ मीडिया प्रोफेशन को क्यों चुना? आपको पता है कि मीडिया के आपने पढ़ाई तो किया ही होगा। बड़े बड़े पत्रकार हुए जिनके नैतिक मूल्य, नैतिक आदर्श और समाज में उनकी बड़ी मान मर्यादा प्रतिष्ठा। अब गांधी जी को आप लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर को लीजिए, भगत सिंह को लीजिए, बाबूराव विष्णु पराड़कर जी को लीजिए, अब अभी हाल फिलहाल तक प्रभास जोशी जी को लीजिए। बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं जिनके लिए पत्रकारिता एक आदर्श है। समाज में मूल्य स्थापित करने के लिए, नैतिक मूल्य को किस प्रकार से स्थापित किया जाए, उसके लिए वो पत्रकारिता करते हैं। तो आप जो इस प्रकार से आप कह रहे हैं मुझे पैसा कमाना है, तो कोई कह रहा है कि मुझे बहुत नाम कमाना है, इसके लिए पत्रकारिता थोड़े है। पत्रकारिता पैसा इस प्रकार का नहीं है। पत्रकारिता सेवा है। जी जी जी। अब भले ही उसमें धंधावाद आ गया, फिर उसके बाद कमर्शलाइजेशन, आज के डेट में जो है फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज, येलो जर्नलिज्म से लेकर कई प्रकार की आप जर्नलिज्म की यात्रा देखेंगे आप। तो हम मुझे लगता है कि आज के दौर में मीडिया में सबसे ज्यादा जो संकट है पत्रकारिता का संकट है, आज मूल्यों को लेकर है। जी। आपने जिस प्रकार से बच्चों के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में पहले बताया कि बच्चों की इस समय पर समाज में ये स्थिति है कि उनको शिक्षा के बारे में इतनी जागरूकता नहीं है, या उनको डीसी कॉलम के बारे में इतना अधिक ज्ञान नहीं है, और सकारात्मकता के प्रति उनका अधिक सार्थक चिंतन भी नज़र नहीं आता। लेकिन अब हमको इसको सकारात्मक दिशा में और पॉजिटिविटी की लाइन में हम इसको किस प्रकार से इंगित कर सकते हैं? हमें समाज में अगर नैतिक मूल्यों को लाना है, मौलिकता को लाना है, इसका रूट चेंज करना है, तो नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी को किस रूप से हम इसको एक सार्थक दिशा प्रदान कर सकते हैं? देखिए, आज की सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हर बच्चे के पास, हर लोगों के पास में मोबाइल फोन आ गया है। जी। और आप जानते हैं कि हमारे कंटेंट में जो भी मीडिया में प्रस्तुत किया जाता है वो कहीं न कहीं बाजार से कोरिलेटेड होता है। एक विज्ञापन दाता कंपनी के सीईओ से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके टूथपेस्ट का स्वाद किसी बच्चे को चख लिया और बच्चे को अगर पसंद आ गया तो वो अगले 25 वर्षों तक आपका ग्राहक बनेगा। तो इसलिए टारगेट यू चिल्ड्रेन, हर हमेशा बच्चों को बनाइए। बच्चों के, हम जानते हैं टीन एज के बाद, मान लीजिए जैसे 20-21 साल के बच्चे हैं, युवा हैं, वो जल्दी बातों में नहीं आते हैं।
आज एक कंपनी का कपड़ा खरीदेगा, कल दूसरा आ गया, दूसरा कंपनी कपड़ा खरीदेगा। लेकिन बच्चा अगर एक बार जान गया कि नहीं मुझे यही लेना है, तो कई वर्षों तक अपने मम्मी पापा को जिद करेगा ये। तो इस चीज को मीडिया कंपनियां भुनाना जानती है बच्चों को। और बच्चे जो है लत सबसे ज्यादा जो बच्चों को जो उनको इंटरटेनमेंट का आज के दौर में आ गया है, वो मोबाइल फोन के द्वारा, जो न्यू मीडिया जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, शॉर्ट्स के द्वारा, इंस्टाग्राम चाहे आप फेसबुक ले लीजिए या जो भी आप सोर्स कह सकते हैं, तो बच्चों के दिमाग को कहीं ना कहीं स्मृति लोप या कहीं ना कहीं भोथरा कर रहा है वो। बच्चे जो इतनी दुष्प्रभावित हो रहे हैं, वो अपनी माँ पिता की बात को मानने की तो दूर की बात, वो झल्ला रहे हैं अपनी। अगर थोड़ी सी अगर मोबाइल ले लीजिए तो वो हिंसक बनते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उन बच्चों को, खास करके जो छोटे बच्चे हैं, उनको नैतिक मूल्यों का पाठ बचपन से, खास करके पाठ्यक्रमों, बचपन से उनको सिखाया जाना चाहिए और उनके पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए। जब मैं मीडिया कॉन्फ्रेंस में आया माउंट आबू में, 5 दिनों से चल रहा है ये कार्यक्रम, तो किसी ने, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि चाहे जैसे चल रहा चलने दीजिए, लेकिन ये बाबा का दरबार, बाबा के यहाँ ये चाहता है कि समाज में कुछ विकृतियां ना हो, समाज में सकारात्मक सोच पैदा हो, समाज के लिए कुछ काम हो, कुछ ठोस काम हो, कुछ नैतिक मूल्यों के लिए काम हो, मानवीय समाज बनाने की काम हो, मानवता का पाठ आए, इस दिशा में ये संस्था काम कर। हम 400-500 मीडिया कर्मी मंथन कर रहे हैं, कैसे मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता करें, किस प्रकार से। आपको मैं बता दूं, मैंने एक अध्ययन किया, वर्ष 2001 से 2020 तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड को हमने उठाया कि कितने दर्ज हुए मामले। उसमें लगभग 35,000 मामले दर्ज थे। उसमें जो तथ्य आए, तो 35,000 में से लगभग 4,000 हम प्रेस वाले ने सरकार के विरुद्ध 4,000, और प्रेस के विरुद्ध जो सरकार ने, सरकारी या आम जन ने जो मामले दर्ज कराए थे, वो 14,200। तो आखिर ये अलग अलग मुद्दों को लेकर था, कहीं पे पत्रकारिता के नैतिकता को लेकर, कहीं पर अश्लीलता को लेकर, कहीं पर जो है मानहानि को लेकर, तो अलग अलग मुद्दे को लेकर जो पत्रकारों से किया गया था। तो जैसे भाई साहब आपने नहीं, और मैं बता दूं, तो ये 14,000 पत्रकारों के विरुद्ध है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि पत्रकार को नैतिक मूल्यों का पाठ उनको सिखाया जाना चाहिए, और इस दिशा में ब्रह्मा कुमारी वाले इस दिशा में सतत प्रयास कर रहे हैं। ये स्वागत योग्य कदम। जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने बताया कि अभी 3-4 दिन से कॉन्फ्रेंस चल रही है मीडिया की, इसमें प्रिंट से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक के सभी जगत के मीडिया कर्मियों ने सहभागिता ली, हिस्सा लिया, भाग लिया। तो आपने ओवरऑल अगर आपसे अगर जानना चाहें, तो आप किस प्रकार का परिप्रेक्ष्य आपने यहाँ पर आकर देखा, समझा और अनुभूति की, आपके अनुभव हम जानना चाहेंगे, आपने क्या यहाँ पर पाया? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2005 में आया था, और जब मैं सरकारी सेवा में हूँ और काम को एंजॉय करना चाहिए, फिर भी यदा कदा काम के तनाव जब हो जाता है, तो मन में ऐसा होता है कहीं शांति की तलाश में जाऊँ, कहीं पे ऐसे स्थान पे जाऊँ जहाँ की मैं कुछ दिन रिचार्ज हो सकूँ, नई ऊर्जा प्राप्त हो सके। उस समय से मैं लगातार प्रयास में था कि मैं एक बार माउंट आबू जाऊं, और यह बाबा की कृपा है, इस वर्ष मुझे जो यह सुयोग मिल पाया। और मैं आपको सच बताऊं कि बाबा की कृपा क्या होती है, एक दिन पहले तक मुझे लग रहा था मैं जा पाऊं या ना जाऊं, लेकिन बाबा की इच्छा थी, मैं आ गया। खूब बढ़िया से मैं अपना जो भी व्याख्यान देना था व्याख्यान दिया। कल रात में ये तय हो गया कि कल सुबह 10 बजे, 10:30 बजे शांति बनाना। तो मैं रात में तैयारी में था,
आज सुबह में अचानक से मीडिया विंग के जो कोऑर्डिनेटर हैं शांतनु भाई का फ़ोन आया कि आपकी पुस्तक का विमोचन करना है मंत्री जी के हाथों। मैंने कहा कि मैंने तो जाने की तैयारी कर लिया। बोले कि क्या बात है, 1-2 घंटे के बाद चले जाइएगा। तो विमोचन का कार्यक्रम हमने सोचा भी नहीं था। वो विमोचन कार्य, मेरी पुस्तक का विमोचन हो गया। पुस्तक है भूमंडलीकरण और भारतीय मीडिया की आचार संहिता। जो मैं अभी तथ्य दे रहा था उस किताब में इस चीज का उल्लेख हमने किया है। तो ये जो है, मैं अपने मन सोचा ही नहीं था, ये बाबा की कृपा है जी। कि बाबा मुझे यहाँ तक लाए। और यहाँ पे जब आया तो मुझे लगा कि सचमुच में सुकून, एक मानसिक शांति और नैतिक मूल्यों के लिए थोड़ा सा कुछ भी मैं अपने में सुधार कर पाऊँ, कुछ भी ले जा पाऊँ। मैं अपनी पत्नी के साथ, मैं अपने बच्ची के साथ मैं आया हूँ। बच्ची जब से आई हैं वो एक अलग तरह की बात कर रही हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, फिर उसके बाद नैतिकता क्या है, सुन रही हैं बच्ची। तो मेरा आना यहाँ सार्थक रहा। जी जी। भाई साहब, आपके जीवन से हमने बहुत सारी एक्सपीरियंसेस जाने समझे, और हम आज चाहेंगे कि आप स्वयं के व्यवहारिक जीवन से हमारे दर्शकों के लिए आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे, वो कृपया हमसे साझा करें। देखिए, जो खास करके आज की युवा पीढ़ी है, मैंने पहले भी कहा कि एक अलग बाजारी प्रवृत्ति के वाहक बनते जा रहे हैं, जो खासकर पत्रकारिता की जगत में पांव रखने जा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को यह बात मान के चलना चाहिए कि समाज में मूल्य की कैसे स्थापना हो, मानवीय मूल्यों की कैसे उनमें भावना पनपे। वो सिर्फ बाजार के वाहक ना बने, वो एक समाज में एक ऐसा वो मिसाल कायम करें कि उनको ऐसा लगे कि हाँ, कि पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा नहीं है, यह जो है एक सेवा भी है जी। और सेवा कहने का मतलब ये नहीं है कि जिस प्रकार से एनजीओ वाले करते हैं या इस प्रकार का नहीं है। तो नैतिक मूल्य किस प्रकार से स्थापित हो, किस प्रकार से मूल्यनिष्ठ समाज की निर्मित हो, इसके लिए पत्रकारों को आगे आना होगा। और यह जो है सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं हो पाएगा, यह इस प्रकार की संस्थाओं में आकर नैतिक मूल्यों का पाठ सीखना होगा। आध्यात्मिकता का हमको आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी हम जो है समाज में कुछ नया दे पाएंगे जी। भाई साहब, आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हम सभी दर्शकों के साथ साझा किए, और आशा करते हैं कि आप अभी आए हैं और निरंतर आगे भी इसी तरीके से आते रहें और समाज तक, शिक्षकों तक और स्टूडेंट्स तक एक सफलतम और सकारात्मक संदेश पहुंचाए। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने डॉक्टर अमित विश्वास जी से मीडिया के बारे में बहुत सारी बातें सुनी और समझी। यदि हम मीडिया के अंदर सकारात्मकता, नैतिकता और मूल्यों को भी समाविष्ट कर देते हैं तो एक प्रकार से सोने पर सुहागा हो जाएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हम इजाज़त दें। ओम शांति। नमस्कार।